चलिए स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज आप हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम अनसॉल्व्ड सम ऑफ 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक से। पेज नंबर है 120। आप क्वेश्चन पे आ जाइएगा। आप अपन क्वेश्चन ये सॉल्व करने वाले। प्रीवियस वीडियो में जो अपन क्वेश्चन पढ़े हैं, सिमिलर क्वेश्चन इस टाइप का एक सॉल्व में दिया है जो अपन पढ़ चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन अनसॉल्व। आज अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आप लोग ध्यान दे देंगे। आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द केपीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक for the year ending 31 मार्च 2019 and additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31 मार्च 2019 and balance sheet as on that date। माने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसी दिन की क्या बना के देनी है, उनको बैलेंस शीट भी बना के देनी है। दिन क्या है तो 31 मार्च 2019 वो आपको सामने से दिया हुआ है। 31 मार्च 2019 के लिए आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। आपको डाटा दिया गया रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट के नाम पर। रिसिप्ट बोले तो प्राप्ति, प्राप्ति बोले तो हमको जो मिला मिला वो सारा आइटम हमारे इनकम में डाल देंगे। पेमेंट वाला सारा आइटम हम डाल देंगे हमारे खर्चों में, बराबर। बट कैसे ये सम सॉल्व करते हैं उसके स्टेप मैंने सबसे पहले वीडियो में डाला हूं। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो आपको ये नहीं समझ पाएगा। सबसे पहला अपना स्टेप होती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब क्या, डब्बे निकालना। दूसरी स्टेप है नामकरण। नामकरण क्या, हमने डब्बों का नाम दे दिया। पहला हमारा डब्बा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, वही डेट लिखी है हमने। और दूसरा डब्बा हमारा बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट 31 मार्च 2019। यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर खर्चों को सारे हमको डेबिट करना है और इनकम को सारे हमको क्रेडिट करना है। तो हमारा गोल्डन रूल्स के हिसाब से ही ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। तो हमें सबसे पहले स्टेप फॉर्मेटिंग करनी है, उसके बाद नामकरण, और दो स्टेप्स आपके ऊपर है तो तीसरी मेरे तरफ। एडजस्टमेंट मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप लोग समझ लेगा धीरे धीरे। सबसे पहले एडजस्टमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन खास क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वर्डिंग्स में ना लिखते हुए बॉक्स के फॉर्म में दी गई है। आप देख रहे हैं, आपको बॉक्स दिया गया है और पहले बॉक्स को तारीख दी गई है 1 अप्रैल 2018 और दूसरे बॉक्स को तारीख दी गई है 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 वाली जो बॉक्स की तारीख है वो ओपनिंग बैलेंस है और 31 मार्च 2019 वाला वो क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपको पता चल गया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और हम आसानी से ये सब क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले आपको लिखा है बुक्स। कितना दिया है बुक्स देखेंगे आप पहले डब्बे में, डायरेक्ट एडजस्टमेंट पे आ रहे हो आप लोग। बुक्स आपको दी गई है 6 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस में। माने आप असेट्स में जाएंगे और सबसे ऊपर लिखेंगे बुक्स कि मेरी बुक्स पहले कितना थी, 6 लाख। ये आपकी ओल्ड वाली आइटम है। ओपनिंग बैलेंस बोले तो ओल्ड वाला आइटम। आपके पास पहले से बुक्स पड़ी थी 6 लाख रुपए की। अब एक बार पेमेंट साइड में जाकर उसको पूछिए, पेमेंट वाले डब्बे को पूछिए कि भैया तूने कुछ खरीदा है क्या। आप चले जाएंगे पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में आपको तीसरे नंबर पे दिया गया है बाय बुक्स। पेमेंट में बोलो तो खर्चा किया, और खर्चा किसके लिए, बुक्स के लिए किया। तो बुक्स पढ़ने के लिए खर्चा किया क्या, नहीं, बुक्स खरीदे। कितने रुपए के बुक्स खरीदे, ध्यान देंगे आप लोग। कितने रुपए के बुक्स खरीदे आप लोगों ने, ध्यान दीजिए। आपके बुक्स है 61,000। कितने रुपए के बुक्स है, 61,000। चलिए ध्यान देंगे। तो बुक्स में प्लस करेंगे न्यू परचेस। क्या प्लस करेंगे, न्यू परचेस। पेमेंट साइड में दिया है बुक्स कितना, 61,000 करेंगे। तो अब टोटल आपके बुक्स कितने हो गए, 6 लाख के आपके पास पहले से थे, नहीं तुमने खरीदे 61,000 के। टोटल आपके बुक्स हो गए 6,61,000। अब आपको बोला है क्लोजिंग बैलेंस में कि 31 मार्च 2019 को, माने जब साल खत्म हो रहा है, डब्बे में आओ फिर से एडजस्टमेंट में आओ। 31 मार्च 2019 को जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास कितने के बुक्स बचे, सिर्फ 6 लाख के बुक्स बचे। कितने के बुक्स बचे, सिर्फ 6 लाख के। तो मुझे बताओ 6,61,000 की वैल्यू बाहर आपको 6 लाख निकालनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि साल के अंत में जब साल खत्म हो गया तब मेरे पास सिर्फ 6 लाख की बुक्स बची, तो 61,000 की कहा गई। तो बुक्स की टोटल वैल्यू 6,61,000 में डिप्रिसिएशन करा देंगे हम कितने रुपए का, 61,000 का। तभी जाकर बाहर कितना वैल्यू आएगी, 6 लाख रुपीज। समझ गए ये वाला, इजी था। सिमिलरली हम सॉल्व करने वाले हैं फर्नीचर को। अरे सर पर इसकी अपन ने सेकंड एंट्री नहीं मारे ना जी। अरे भैया हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2। नो श्योर अपन इसके भी क्या करेंगे, 2 इफेक्ट करेंगे। बट पहले सेकंड वाला सिमिलर है तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है उसके नीचे, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो फर्नीचर दिया है, फर्नीचर वैल्यू दी है शुरुआत में, ओपनिंग बैलेंस दिया है 3,19,000। लिख लेंगे बुक्स के नीचे फर्नीचर 3,19,000। अब 3,19,000 का फर्नीचर है, उसमें प्लस करेंगे न्यू परचेस। कुछ नया खरीदा है क्या, देखो कौन बताएगा नया खरीदा हुआ, डब्बा। कौन बताएगा, डब्बा। कौन सा डब्बा, पेमेंट वाला डब्बा। पेमेंट साइड में चले जाओ और देख लो फर्नीचर के नाम से कुछ खर्चा है क्या, हाँ 51,000 का। माने तुमने 51,000 का क्या खरीदे, बुक्स खरीदे। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे न्यू परचेस प्लस करके 51,000। अब आपकी इसकी टोटल निकालेंगे 3,19,000। 3,19,000 प्लस 51,000। 3,19,000 प्लस 51,000।
3,19,000 प्लस 51,000 टोटल आ रही है आपकी 3,70,000। 3,70,000 तो 3,70,000 आपकी वैल्यू कौन सी है बेटा? भैया तुम्हारे पास पहले से फर्नीचर था 3,19,000 का, प्लस तुमने और खरीदे साल के दौरान, और तुमने कितने का माल खरीदे, कितने का फर्नीचर खरीदे? 51,000 का। तो टोटल तुम्हारे फर्नीचर की वैल्यू हो गई 3,70,000। बराबर ना? ये डब्बे ने हमको बता दिया। पर एडजस्टमेंट क्या बोल रही है? बॉक्स वाले एडजस्टमेंट में आओगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है सिर्फ 3 लाख। देखेंगे आप एडजस्टमेंट में आइए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 31 मार्च 2019 की वैल्यू कितना दी गई है बाबा? फर्नीचर की 3 लाख रुपए। माने फर्नीचर की वैल्यू बाहर कितने आनी चाहिए? 3 लाख रुपए। हाँ, 3,70,000 में से क्या प्लस करूं, क्या जोड़ू या क्या माइनस करूं? तो बाहर 3 लाख आ जाएंगे। बराबर ना? इसमें क्या प्लस करूं या क्या माइनस करूं तो बाहर 3 लाख आ जाएंगे। तो इसमें आपको करने पड़ेंगे माइनस। कितना माइनस करना पड़ेगा? माइनस क्या नाम से करना पड़ेगा? माइनस डेप्रीसिएशन। कितना माइनस करूं? 70,000 माइनस करूं, तब बाहर जाकर निकलेंगे 3 लाख। तब जाकर बाहर कितना निकलेंगे? 3 लाख रुपए। ओके, क्लियर है? अब इसकी मारेंगे सेकंड एंट्री। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट हमने शो कर दिए डेप्रिसिएशन के नाम से। अब आपके असेट की वैल्यू देखो, आपके असेट की वैल्यू जो 6,61,000 थी वो कम होके होगी 6 लाख। आपकी असेट बोले तो आपकी संपत्ति जिसकी वैल्यू 3,70,000 थी उसकी वैल्यू 370 से घटकर कितना हो गई? 3 लाख। तो आपका नुकसान नहीं करे बेटा, तो ये आपका नुकसान है स्टूडेंट। आप इसको लिखोगे आपके खर्चों में आप टाइटल दोगे बीच में टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। टू डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। एक नंबर पे आप लिखोगे बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगा। कितना लगा बुक्स पे? 61,000। दूसरे नंबर पे आप लिखोगे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा। कितना लगा रहे फर्नीचर पे? 70,000। तो टोटल कितना आ रही है? 61,000 प्लस 70,000। 61,000 प्लस 70,000 दैट इज 1,31,000 वर्थ डेप्रिसिएशन का तुम्हारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। 1,31,000 रुपए का क्या हो गया? खर्चा हो गया। वो भी हमने लिख दिया। समझ गए दूसरी एंट्री? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, नो डाउट अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन इस बार ऑन कर दूंगा आप सबके लिए। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। उसके बाद बोला है बिल्डिंग फंड। आपको बिल्डिंग फंड की वैल्यू दी गई है। एडजस्टमेंट से ही चलेंगे आप लोग। आपको बिल्डिंग फंड की ओपनिंग वैल्यू दी गई है, क्लोजिंग वैल्यू दी गई नहीं है, तो दो श्योर इस पे और एडजस्टमेंट होगी। बिल्डिंग फंड आपको बोला जा रहा है 10 लाख रुपए है, बट आप जब पहले एडजस्टमेंट पढ़ोगे, बॉक्स के बाद की पहले एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो क्या लिखा है? 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंसेस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। तो पहले तो मैं बिल्डिंग फंड की वैल्यू लिख लेता हूं जो बॉक्स में मुझे दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले बॉक्स में मुझे क्या बताया? बिल्डिंग फंड है मेरा 10 लाख। किसी भी प्रकार का फंड, आप नियम याद में रखेंगे, एक मार्क तो इस पे मिल ही जाएगा पोस्टिंग करोगे तो। किसी भी प्रकार का फंड अपनी लाइबिलिटी होती है। किसी भी प्रकार का फंड अपनी क्या होती है? लाइबिलिटी। बिल्डिंग फंड बीच में लिखेंगे लाइबिलिटीज में। बिल्डिंग फंड कितना है आपका? बिल्डिंग फंड 10 लाख। कौन बता रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला डब्बा। और पहले नंबर की एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बता रही कि 50% ऑफ डोनेशन, माने डोनेशन की जो तुमको रिसिप्ट हुई है, जो तुमको मिला है पैसा डोनेशन का, उसमें से 50% किसके लिए है? बिल्डिंग फंड के लिए है। एंड द बैलेंसेस इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। और बचे कुचे को तुमको इनकम के स्वरूप में दिखाना है। चलिए लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबा? हमारा डोनेशन बाय डोनेशन, क्योंकि डोनेशन हमारी इनकम है। डोनेशन, चलिए आ जाइए। रिसिप्ट साइड में आपको डोनेशन मिलेगा। रिसिप्ट साइड में आपको डोनेशन दिया गया है। कितना दिया गया है? 7 लाख। रिसिप्ट साइड में डोनेशन कितना है? 7 लाख। 7 लाख में से आपको कितना माइनस करना है? 50%। कितना माइनस करना है? 50%। लिखने का तरीका समझ लीजिए बेटा। माइनस का साइन देकर उसको ब्रैकेट में लेकर फिर लिखूंगा 50% आर फॉर बिल्डिंग फंड। आर फॉर बिल्डिंग फंड और इज फॉर बिल्डिंग फंड। 50% फॉर बिल्डिंग फंड। 50% फॉर बिल्डिंग फंड। चलिए 50% ऑफ 7 लाख का 50% कितना होता है? 50% बोले तो ऐसा मानेंगे कि 7 लाख मेरे 100% है, तो 100 का आधा 50, तो 7 लाख के आधे हो जाएंगे 3,50,000। 3,50,000 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। कितने में से 3,50,000 माइनस करेंगे? 7 लाख में से 3,50,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो बाहर बचेंगे 3,50,000। अब जो एडजस्टमेंट हमको बता रही थी, कुछ दिमाग को टेंशन ही नहीं है। एडजस्टमेंट जो बताएंगे आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप वो करते जाना। एडजस्टमेंट ने आपको बोला कि डोनेशन में के 50% बिल्डिंग फंड के लिए, उसको वहां से हटा दो और बाकी के पैसों को रेवेन्यू इनकम के तौर पर दिखा दो। हमने दिखा दिया। 7 लाख का डोनेशन था, उसमें से 50% माइनस कर दिए बिल्डिंग फंड के लिए, और बाकी बचे 50% दैट इज 3,50,000 हमने एज इट इज रखे हैं कहां पे? इनकम साइड में। तो बिल्डिंग फंड में क्या कर देंगे हम? प्लस। क्या प्लस करेंगे बाबा? कहां से आए हैं बिल्डिंग फंड में पैसे? तो
कितने हैं पैसे ये? 50% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ डोनेशन, डोनेशन का 50% बिल्डिंग फंड में घुस गया, तो वो हो रहा है 3,50,000। तो पहले से आपका बिल्डिंग फंड था 10 लाख और अभी 3,50,000, टोटल आपका कितना हुआ? 3,50,000। कितना हुआ? सॉरी, 13,50,000। 13,50,000 आपकी क्या हो रही है? वैल्यू हो रही है। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट आपको दिए गए 9,10,000। फिक्स डिपॉजिट एडिशनल इंफॉर्मेशन के बॉक्स में ही है। फिक्स डिपॉजिट लिख लेंगे। फिक्स डिपॉजिट आपकी क्या होती है? असेट। फिक्स डिपॉजिट कितना है? फिक्स डिपॉजिट में 9,10,000 बाहर लिख लेंगे डायरेक्ट, कोई बात नहीं। कैपिटल फंड अंदर लिखेंगे आप लोग। कैपिटल फंड, किसी भी प्रकार का फंड अपनी क्या होती है? लाइबिलिटी। कैपिटल फंड अपन अंदर लिखेंगे। कैपिटल फंड इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? कैपिटल फंड 9,47,400। 9,47,400 दिया हुआ है आपको, सामने से दिया गया है इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड। तो उसके बाद कैपिटल फंड लिख दिया हमने। अब क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिए आप लोग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 5,300। अब सर ये सब्सक्रिप्शन वाला बहुत दिमाग खाता है सर एनपीओ में। कोई टेंशन की बात नहीं, एक नियम मैं पहले वीडियो में बताया, एक नियम और पूरा सब्सक्रिप्शन का पूरा एनपीओ ही खत्म है उस पे। अगला पिछला माइनस करंट ईयर वाला प्लस। क्या करेंगे आप लोग? अगला पिछला माइनस और करंट ईयर वाला क्या करने वाले हो आप लोग? प्लस करने वाले हो। ध्यान दे देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब आउटस्टैंडिंग बोले तो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। अब सर आउटस्टैंडिंग बोले तो आपने पिछले वीडियो में बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी है। ध्यान दीजिए, देना बाकी है। अगर खर्चों में आउटस्टैंडिंग लगे तो देना बाकी है, और अगर इनकम में आउटस्टैंडिंग लगे तो मिलना बाकी है। जैसे कि आप अगर सब्सक्रिप्शन को खोजेंगे तो आपको डब्बे में मिलेगा, और कौन से डब्बे में मिलेगा? वो आपको मिलेगा रिसिप्ट साइड वाले डब्बों में। जो रिसिप्ट साइड वाला डब्बा रहता है वो हमको इनकम शो करता है। आप देखोगे आपको सब्सक्रिप्शन लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट साइड में मिला है, सब्सक्रिप्शन सबसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे जब अपन इनकम साइड में लिखते हैं हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना आया रे बाय सब्सक्रिप्शन? कितना है आपको? 28,300। 28,300 आपको मिले हैं, और मिलना बाकी है। ये किसने बताया? 28,300 मिले हैं, ये आपको कौन बता रहा है? डब्बा। 28,300 मिले आपको, कौन बता रहा है? डब्बा। पर एडजस्टमेंट आपको क्या बता रही है कि नहीं नहीं भैया, अभी भी इसमें 5,300 रुपए मिलना बाकी है। तो उसको क्या करेंगे हम? प्लस। प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर माने चालू साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है चालू साल का? 5,300। कितना मिलना बाकी है? 5,300। और टोटल हम निकालेंगे बाहर, हमें मिले हैं 28,300 का सब्सक्रिप्शन, और उसमें और हमें मिलना बाकी है 5,300। तो टोटल हमारी इस साल की इनकम हो जाएगी 33,600। इस साल की क्या हो जाएगी? इनकम। अब मुझे आप बताइए, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। 5,300 रुपए हमें मिले, 5,300 रुपए हमें मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। हमको क्या बोला गया है कि आउटस्टैंडिंग है, मिलने वाले हैं। अभी तक मिले क्या? नहीं। कब की बात चल रही है? फ्यूचर की बात। और जब भी आपको फ्यूचर की बात कहीं पे एडजस्टमेंट में शो की जाए, आप नो श्योर उसको क्या समझेंगे? अपनी असेट समझेंगे। क्या समझेंगे? अपनी असेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300 आपकी क्या है? असेट है। यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। चालू साल का सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। कितना मिलना बाकी है? 5,300। ये पहला इफेक्ट, और ये दूसरा इफेक्ट, अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा। और जब बात कल की होती है तो कल वाला फ्यूचर वाली अपनी चीज क्या होती है? अपनी असेट होती है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। क्या बोला है? सिंपल है। लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या करना है? आपको कैपिटलाइज करना है, कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी इनकम में देखेंगे आप लोग, सॉरी रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट वाले डब्बे में को पूछिए कि लाइफ मेंबरशिप फी कितना है। देखिए लाइफ मेंबरशिप फी आपकी इनकम है, इनकम में लिख लेंगे बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। बाय लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रुपए है बाय लाइफ मेंबरशिप फीस? 25,000। अब 25,000 में से आप क्या कर रहे हो? माइनस। बाय लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 से आप क्या कर रहे हो? माइनस। क्यों माइनस करोगे सर? आपको एडजस्टमेंट बोल रही है लाइफ मेंबरशिप फी आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस को यहां से उठाकर कैपिटल फंड में ले जाओ, कैपिटलाइज कर दो, उसको कैपिटल में डाल दो। डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। डालने के लिए यहां से माइनस करना पड़ेगा और वहां पे प्लस करना पड़ेगा। यहां से माइनस करके लिखूंगा कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कर दिया। कितना कैपिटलाइज कर दिया? पूरा का पूरा, क्योंकि बोला ही वैसे गया है।
अब मुझे बताओ 25,000 में से कैपिटलाइज कर दूं मैं पूरे के पूरे 25,000, तो बाहर वैल्यू कितनी आएंगी रे? कुछ नहीं आएगा, तो मैं लिखूंगा नील। और ये 25,000 की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या नाम से प्लस करूंगा? लाइफ मेंबर। किस चीज के पैसे? ये कैपिटल फंड में जो जा रहे हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रुपए प्लस होंगे? 25,000 टोटल यहाँ पे निकालेंगे अपन लोग। लाइफ मेंबरशिप फीस के कितना रुपए प्लस हो गए? 25,000। अब सर हो गए, दो दो इफेक्ट हो गए। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट है? दो इफेक्ट। यहाँ पे है, यहाँ से माइनस किया, वहां पे प्लस किया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे स्कूल के टीचर ने, हमारे कॉलेज के टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया जी, हमको उन्होंने बोला कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो डायरेक्ट कैपिटलाइज कर दो। अरे डायरेक्ट तो आप कैपिटलाइज कर दोगे, बट अगर ये ट्रीटमेंट आप लोग दिखाओगे तो आपका बोर्ड एग्जाम पेपर चेक करने वाले को लगेगा कि नहीं भैया इसने किसी का देख कर नहीं लिखा, ये पोट्टा होशियार पोट्टा है, इसने पूरा सोच समझ कर यहाँ पे क्या लिखा है, नील वैल्यू लिखी है। लाइफ मेंबरशिप फी को यहां से माइनस किया है, घटाया है, और वहां पे क्या किया है? प्लस किया है। चलिए आप ध्यान दे देंगे, हमारी एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या हो रही है? खत्म। तो पहली स्टेप हमारी फॉर्मेटिंग, दूसरा नामकरण, तीसरी हमारी एडजस्टमेंट, और चौथी स्टेप अब हम आते हैं पोस्टिंग। और पोस्टिंग में मैंने आपको बताओ आएंगे सबसे पहला डब्बा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे ऊपर आपको रिसिप्ट साइड पहले निपटा देंगे। रिसिप्ट साइड में आपको दिख रहा है टू बैलेंस डॉट डाउन, टू बैलेंस डॉट डाउन। और आपको मैंने बताया था, नियम बताया, अगर अगर क्वेश्चन में सामने से कैपिटल फंड दिया हो, अगर क्वेश्चन में सामने से क्या मिला हो? कैपिटल फंड मिला हो, तो आप जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसको कहीं पे नहीं गिनेंगे, उसको यूट्यूब में आने वाली एड की तरह आप लोग क्या कर दोगे? स्किप कर दोगे। यूट्यूब में आने वाली एड की तरह क्या कर दोगे? स्किप कर दोगे। तो कैश इन एंड कैश एट बैंक हम स्किप करते हुए, उसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट दिया है हमारी इनकम है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हमें कितनी इनकम हुई है? 55,000, 55,000 की हमारी इनकम सिर्फ ब्याज से कमाए हमने। सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया। अब पोस्टिंग करते वक्त एडजस्टमेंट को रिपीट करना नहीं है। सब्सक्रिप्शन हो गया है एक बार, तो उसको मैं फिर से रिपीट करने वाला नहीं हूँ। लाइफ मेंबरशिप फी हो गया है, उसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ। डोनेशन भी हो गया है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद ट्यूशन फी, ये भी तो मेरी इनकम है। स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, केपीबी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्वेश्चन का नाम था ना, तो ट्यूशन फी हम एडमिशन फी ट्यूशन फी तो लेंगे ही। बाय ट्यूशन फी, बाय ट्यूशन फी। बोलो ट्यूशन फीस कितना है? 12,30,000। कितना वैल्यू आ रही है? 12,30,000। चलिए 12,30,000 ट्यूशन फीस की वैल्यू। उसके बाद आ रही है टर्म फीस, बाय टर्म फीस, बाय टर्म फीस। टर्म फीस की वैल्यू कितना है? 2,08,000, 2,08,000। चलिए 2,08,000। उसके बाद सन्ड्री रिसिप्ट, बाय सन्ड्री रिसिप्ट, तो यहां वहां से मिला हुआ पैसा, रिसिप्ट कितना रुपए? 8,000। चलो उसके बाद तो एडमिशन फीस, एडमिशन मैंने बोला आपको एडमिशन का भी पैसा आएगा आपको, बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस कितना आएगा बाबा आपको? 60,000। चलिए लिख लेंगे 60,000 एडमिशन फीस। चलिए अगर आप देख रहे होंगे तो हमारी रिसिप्ट साइड का पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आएंगे आप बैलेंस अपना पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे ऊपर खर्चा दिया है बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, तो वो हमारा सबसे पहला प्रमुख खर्चा है। कॉलेज चला रहे तो सैलरी तो देनी पड़ेगी, तो बाय सैलरीज आप पूरा लिख लेंगे, बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। मैं सैलरी लिख के छोड़ दे रहा हूँ, डायरेक्ट बाहर निकालूंगा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कितना है यहाँ पे? 55,000, ये खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बिल का। उसके बाद बुक्स मेरा हो गया है, बुक्स हो गया है, फर्नीचर हो गया है, स्टेशनरी मेरा खर्चा है, स्टेशनरी मेरा खर्चा है। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्टेशनरी को खर्चे में लिखे या असेट्स में लिखे, स्टेशनरी को खर्चे में लिखे या असेट्स में। तो बेटा ध्यान दे देंगे आप लोग, अगर स्टेशनरी के साथ एक वर्ड यूज होता है स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तब हम उसको कहां पे लिखने वाले हैं? असेट पे। बट अगर सिंपल वर्ड यूज हो रहा है स्टेशनरी, तो नो डाउट वो अपनी क्या रहने वाली है? खर्चा रहने वाला है, स्टेशनरी खर्चा। स्टेशनरी का खर्चा कौन था? अभी कॉलेज चला रहे तो पेन, पेंसिल, रबर स्टैम्प, रबर, इरेजर, शॉर्पनर, मार्कर, ये सब तो लगने वाला है ना, तो ये सब कहाँ पे चले जाएगा? स्टेशनरी में। तो वो खर्चा है। बट अगर उसका आपने बहुत बड़े पैमाने पर स्टॉक लेकर रखे हो जो आपको फ्यूचर में भी यूज देने वाला है, तो उसको आप कहाँ पे लिखोगे? असेट में। तो स्टॉक वर्ड आया तो असेट में, और सिंपल स्टेशनरी रही तो कहाँ पे लिखने वाले हो आप? एक्सपेंडिचर साइड में लिखने वाले हो। चलिए 21,850 हमने लिख दिया है एक्सपेंडिचर। उसके बाद
फिक्स डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2019। अब मेरे पास पहले से फिक्स डिपॉजिट थे 9,10,000 के, और मुझे एडजस्टमेंट है, सॉरी, और मुझे पोस्टिंग में भी फिक्स डिपॉजिट दिख रहे हैं कितना, 8,50,000। तो दो दो हमारे पास क्या है, फिक्स डिपॉजिट है। ये वाला हमारा न्यू मान लेंगे, ये वाला हमारा मानेंगे हम ओल्ड वाला, ये वाला हमारा मानेंगे हम ओल्ड वाला। और एक लिखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट कितना, 8,50,000, ये हम मानेंगे हमारा न्यू वाला। कुत्ता वाला फिक्स डिपॉजिट नया, ये नया वाले फिक्स डिपॉजिट, नए फिक्स डिपॉजिट 8,50,000 के, पुराने वाले थे 9,10,000 के। हो गई ये पोस्टिंग। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या है रे? बैलेंस कैरिड डाउन माने हमारे साल के अंत में हमारा बचा हुआ पैसा। तो ये पैसा फेंक दे क्या, गंगा बहा दे क्या? नहीं सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो तुमने स्किप किया था, बैलेंस कैरिड डाउन भी स्किप कर दो। किसी सूरत में नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन अपन ने स्किप किए थे क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड अवेलेबल था। कैपिटल हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से ही कैपिटल फंड में इंक्लूड है, इसलिए हमने ब्रॉट डाउन वाला बैलेंस क्या किए थे, स्किप कर दिए थे। बट बैलेंस कैरिड डाउन, इस साल का बचा हुआ पैसा हम फेंकेंगे नहीं, हम उसको अपनी लिखेंगे असेट साइड में, दैट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है कैश इन हैंड? 16,650। और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना लिखने वाले हो? 2,00,000 रुपए। कैश एट बैंक कितना लिखने वाले हो? 2,00,000 रुपए। चलिए, क्लियर है आपका? ये ध्यान दीजिए, क्लियर है, 2,00,000 रुपए। ओके, पोस्टिंग सारी हमारी कंप्लीट है, एडजस्टमेंट भी सारे हमारे कंप्लीट है। अब हम करने वाले क्लोजिंग। अब आपको क्लोजिंग के मैंने बस 3 नियम बताता हूँ बेटा, 3 नियम ध्यान में रखो, कंप्लीट हो जाएगा। क्लोजिंग कैसे करते हैं? हम पहले एस्टिमेट लगाएंगे, हम वैल्यूज देख के एस्टिमेट लगाएंगे कि इन साइड में डेबिट साइड मेरी बढ़ जाएगी या क्रेडिट साइड। तो मैं अंदाजे पर ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 12,00,000 वाली एक वैल्यू है बड़ी, तो 12,00,000, 2,00,000, ये 3,50,000, तो मेरी ये साइड क्या आएंगी, बड़ी आने वाली है। तो पहले मैं बड़े वाले का टोटल करूंगा। 3 नियम है, बड़े में से छोटे को करेंगे आप माइनस, बड़े में से छोटे को आप क्या करेंगे, माइनस। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, पहला नियम आप ध्यान करेंगे, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, तो ये इसकी टोटल कर देते हैं, यही बड़ी आने वाली है। ये अपना एस्टिमेट है, फाइनल एस्टिमेट है। चलिए करते हैं, 33,600 प्लस 2,08,000 प्लस 12,30,000, 12,30,000 प्लस 55,000 प्लस 3,50,000 प्लस 8,000 प्लस 60,000। तो टोटल आपकी आ रही है 19,37,400, 19,37,400। टोटल निकाल लिया अपन ने, 19,37,400। अब क्या बोला मैं, पहला नियम, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, दोनों साइड को लिख दूंगा 19,37,400। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, अमाउंट के एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। पहला नियम, बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। अब मेरी ये जो टोटल आ चुकी है कितना, 19,00,000, कितना आ रही है, 19,37,400। इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 11,70,000, 11,70,000 रुपए क्या कर दूंगा, माइनस। उसके बाद माइनस करूंगा 55,000, उसके बाद माइनस करूंगा 21,850, 21,850, उसके बाद माइनस करूंगा 1,31,000, 1,31,000। और मेरा आंसर आ रहा है 5,59,000, 5,59,550, 5,59,550। ये मेरा क्या आ रहा है, आंसर। आंसर हमेशा ये वाला होता है, ध्यान दीजिएगा आप, टोटल मेरी आंसर नहीं रहती। बड़ी अमाउंट दोनों साइड को, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस। तो जो मेरा बैलेंस बचेगा ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मेरे इनकम ज्यादा है, इनकम मेरी 19,00,000 की है, मेरे खर्चे कम है, इसलिए मेरा जो आने वाला आंसर रहेगा वो मैं बोलूंगा ये मेरा है सरप्लस। तो यहाँ पे लिखूंगा टू सरप्लस। अब सरप्लस माने क्या सर, ये सिमिलर है प्रॉफिट को, बट क्योंकि हम तो सर अपन प्रॉफिट क्यों नहीं लिखते, सरप्लस क्यों लिख रहे हो? आपको तो समझ में आ रहा कि इनकम में से खर्चे माइनस किए तो वहां पे तो प्रॉफिट आ रहा, 5,59,550 का। बट बेटा आपके चैप्टर का नाम क्या है,
नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट ये वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा सरप्लस 5,59,550 और ब्रैकेट में आप लिखो कि एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम माने इनकम का ज्यादा होना, किससे ज्यादा होना, इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्चों से इनकम का क्या होना, ज्यादा होना, खर्चों से, सॉरी हाँ, इनकम का ज्यादा होना, किससे ज्यादा होना, एक्सपेंडिचर से, खर्चों से ज्यादा इनकम का होना, तब जाके आपका क्या निकलेगा, सरप्लस, तब आपका क्या निकलेगा, सरप्लस। चलिए अपन ध्यान देते हैं। अब ये सरप्लस को, सरप्लस के साथ मुझे क्या करना है, तो ये सरप्लस आपको प्लस करना है, आपको ये सरप्लस आपको प्लस करना है। अभी ये सरप्लस आपको प्लस करना पड़ेगा, कहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, आपको ये ले जाना पड़ेगा कैपिटल फंड में प्लस करना पड़ेगा। तो अपन पहले ये दोनों वैल्यू की टोटल निकाल लेते हैं। आपकी पहले से कैपिटल फंड थी 9,47,000, 9,47,400 प्लस 25,000, 25,000, 9,47,000 plus 25,000, that is 9,72,400, 9,72,400 प्लस करेंगे इसमें सरप्लस। तो सरप्लस प्लस करने के बाद सरप्लस कितना आ रहा है, 5,59,550। सरप्लस इसमें आ रहा है 5,59,550। तो आपका टोटल हो रही है, बाहर लिख देंगे टोटल 15,31,950, 15,31,950। अब करना क्या है, आपकी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। यहाँ पे हम आंसर मानेंगे कि जब हमारी दोनों साइड, जब हमारी दोनों साइड्स क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। यहाँ पे भी सिमिलर क्लोजिंग करनी है, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, वैल्यू टोटल में आएंगी, लिख लेंगे 15,31,950 प्लस 13,50,000, 13,50,000 टोटल आ रही है 28,81,950। अब उधर साइड की भी टोटल हमारी उतनी ही आनी चाहिए, करेंगे 6 लाख, 3 लाख, 500, 5,300, 9,10,000, 8,50,000, 16,650, 2 लाख। हमारी इधर की भी साइड उतना ही आ रही है, आंसर आपको आ रहा है 28,81,950। आपका ये सब क्या है, टैली है, टैली है। चलिए ध्यान देंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या है बच्चों, आप पहले समझेंगे कि क्लोजिंग का नियम क्या है। 5 स्टेप सिंपल, पांचवी वाली आखिरी वाली स्टेप रहती है, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद और पोस्टिंग पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आप क्लोजिंग में आएंगे। और क्लोजिंग में मार्क्स भी कितने रहते हैं, आप टैली लगा दोगे, ये सरप्लस वगैरह निकालोगे, तो आपको एनपीओ जो 12 मार्क का क्वेश्चन है उसमें से 3 मार्क मिलेंगे सरप्लस और ये टैली पे वगैरह। बाकी के पूरे स्टेप मार्किंग है, जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट करते जाओगे, आप फॉर्मेट भी निकालते हो। जो लोग, जो बच्चे अभी घबरा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अपन फेल वेल हो गए, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ, आप ये सब अभी देख लिए हो, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे, ये सब आपको ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पोस्टिंग पे भी मार्क मिलेंगे, आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग करोगे, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उस पे भी आपको क्या मिलने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप ये डर निकाल दीजिए, मन से निकाल फेंकिए कि अपन फेल होने वाले, अकाउंट अपन पास करेंगे, वो भी अच्छे नंबर से पास करेंगे। आप लोग करने क्या वाले हो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर नामकरण, और नामकरण के बाद अपन प्रॉपर करने वाले एडजस्टमेंट, उसके बाद पोस्टिंग, और पोस्टिंग के बाद क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम करते क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस। यहाँ पे हमारी इनकम साइड बड़ी थी, खर्चे कम थे, इसलिए हमको सरप्लस आ गया। इसके पिछले वाले सम में हमको डेफिसिट आया था, उस समय हमारे खर्चे बड़े थे और इनकम हमारा था कम, इसलिए हमको डेफिसिट आया था, और डेफिसिट हमको क्या करना पड़ा था, यहाँ से माइनस। बट इस वाले सम में हमको क्या आ गया, सरप्लस, तो प्रॉफिट था, सरप्लस हमने क्या कर दिया, प्लस, और हमारी टोटल दोनों साइड की क्या आ रही है, बराबर। सॉरी, ये साइड नहीं लिखना चाहिए था, अपन लिखेंगे सेकंड वाले कॉलम में कितना, 28,81,950 सेकंड वाले कॉलम में। फर्स्ट कॉलम सिर्फ किसके लिए रहता, टोटलिंग के लिए रहता, उसको आप मतलब कैलकुलेटिंग के लिए रहता, उसको आप टोटल नहीं लिखेंगे, टोटल आप लिखेंगे इधर। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।